उत्तराखंड के एक गांव में फुलवा की एक औरत और उसका पति भोलू रहता था। उनके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर आम के पेड़ खड़े थे और यही फुलवा की आमदनी का जरिया था। उसके परिवार में उसका पति भोलू और उसके सास ससुर थे। फुलवा और भोलू दोनों भगवान में भी बहुत आस्था रखते थे। आज कच्चे पक्के कई आम पेड़ से उतर गए। दूसरे गांव जाकर आम बेचूंगी। यही समय होता है जब ज्यादातर लोग आम का अचार बनाते हैं। अरे माँ जी, याद आया, आप भी तो बहुत अच्छा अचार बनाती हो। आप भी अचार बनाओ ना। ठीक है बेटा, आज के आम तो तू बेचा और कल जो तोड़ कर लेकर आएगी उनमें से कुछ आम ज्यादा ले आना। मैं उनसे अचार बना लूंगी। जी माँ जी। फुलवा सारे आम ठेले पर लगा लेती है और फिर उन्हें बेचने के लिए दूसरे गांव निकल जाती है। फुलवा के पड़ोस में ही उसकी सहेली रज्जो रहती थी। फुलवा और रज्जो में बहुत गहरी दोस्ती थी, किंतु आजकल रज्जो फुलवा से चिढ़ी रहती थी और इसकी वजह फुलवा के वह आम के पेड़ थे। रज्जो चाहती थी कि फुलवा उनमें से आधे आम उसको बेचने के लिए दे दे। फुलवा इस बात के लिए मान भी गई थी, किंतु रज्जो ने कहा कि उसे बस पके हुए आम चाहिए और तब फुलवा ने मजाक में कहा था कि कुछ पक्के और कुछ कच्चे ले ले, वरना मेरे काम पर असर पड़ जाएगा। और उस दिन से रज्जो ने फुलवा से बात करनी कम कर दी। वहां गांव में आम बेचते हुए आम ले लो, आम कच्चे पक्के आम। कुछ लोग वहां जाकर उससे अचार के लिए कच्चे आम और खाने के लिए पक्के आम खरीदने लगते हैं। वहां से आते समय उसे एक घर से बच्चे की रोने की आवाज आती है। माँ, बहुत जोर से भूख लगी है। कल भी तूने ये कहा था कि कल खाना दूंगी और आज भी यही कह रही है कि कल खाना दूंगी। बेटा, मैं तुझे क्या बताऊं, मुझे कल भी कोई काम नहीं मिला और आज भी कोई काम नहीं मिला, इसलिए मैं कुछ लेकर नहीं आ पाई। फुलवा को उस औरत की आवाज में बड़ा दर्द महसूस होता है। वह अपनी रेहड़ी पर देखती है तो उस पर कुछ पके आम रखे हुए थे। वह घर का दरवाजा खट खट खटखटाती है। बहन जी, मैं यहाँ से गुजर रही थी, तभी मैंने आपके बेटे की आवाज सुनी। मैं आम बेचती हूँ, मेरे पास ये आम है। अगर इससे कुछ हो सकता है तो तुम इसे रख लो। वह औरत फुलवा से आम लेती है और धन्यवाद देती है। फुलवा के सारे आम बिक गए थे, लेकिन वह आम उस औरत को देने के बाद उसके दिल को जो तसल्ली हुई वह उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई। हे भगवान, कभी किसी को भूखा मत सोने देना। वह बच्चा मुझे काफी भूखा लग रहा था। एक काम करती हूँ, कुछ आटा और चावल दे आती हूँ। फुलवा वहीं पास की दुकान से कुछ आटा और चावल खरीदकर उस औरत को देखकर बोलती है। बहन, पता नहीं तुझे कब काम मिले, तो क्या तुम बच्चे को भूखा रखोगी? यह आटा और चावल लो और अपने बच्चे को खाना खिलाओ। चाची, आप बहुत अच्छी हो। फुलवा बच्चे के सिर पर हाथ रखकर वहां से घर की तरफ निकल जाती है कि तभी उसे रास्ते में रज्जो मिलती है। अरे रज्जो, क्या हुआ? मेरी दोस्त, तुम मुझसे नाराज हो? आजकल तुम मुझसे बात भी नहीं करती। तुझे पता तो है कि मेरा काम छूट गया है। मैंने उस दिन तुमसे कहा था कि मुझे पक्के आप दे दो और तुमने मना कर दिया। अरे नहीं मेरी बहन, तू गलत कह रही है। मैंने तुझे कहा था कि सारे पके आम मत ले, कुछ कच्चे आम भी ले ले। और अगर तुझे ऐसा लगता है तो जा, तू मेरे आम के पेड़ों से पके आम ले ले। नहीं, मुझे आम नहीं चाहिए। ऐसा बोलकर वह वहां से चली जाती है और फुलवा घर की तरफ आ जाती है। और रज्जो मन ही मन में सोचती है कि आजकल इसकी बड़ी आमदनी हो रही है, जब देखो बड़ा खुश रहती है। तभी वह एक जगह रुक जाती है। वह फुलवा का वही छोटा सा बाग था जहां पर आम के पेड़ लगे थे। ना रहेगा, बांस न बजेगी बांसुरी। मैं इसके सारे आम तोड़कर बेच दूंगी और पेड़ों को काट दूंगी। आजकल बड़ी इतराती फिरती है। रात को वह चुपके से फुलवा के खेत में जाती है और उसके पेड़ से सारे आम तोड़ लेती है और उसके सब पेड़ों को काट देती है। अगली सुबह जब फुलवा अपने बाग में आम लेने के लिए आती है तो कटे हुए पेड़ों को देखकर रोने लगती है। हे भगवान, यह सब किसने किया? कौन है?
जिसे मैं खाती कमाती अच्छी नहीं लगती। वह भागती हुई घर जाती है और अपने पति भोलू से बोलती है। अजी सुनते हो, मेरा तो सारा रोजगार ही चौपट हो गया। किसी ने मेरे सारे पेड़ काट दिए और आम चुरा कर ले गया। मेरा तो गांव में किसी से झगड़ा भी नहीं है। फिर भला कौन होगा जो मेरे साथ ये कर गया? चुप हो जाओ, बच्चों की तरह। करने से कुछ नहीं होगा। भगवान को जो मंजूर था वह हो गया। चलो हम वहां पर जाकर देखते हैं। देखो बेटा, बहुत बुरा हुआ, किंतु इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। बाबा अब क्या होगा? घर का खर्चा कैसे चलेगा? ऊपर वाले पर यकीन रखो। मैं जानता हूं कि तूने आज तक किसी का कोई बुरा नहीं किया और तुम्हारे दिल में सदा सभी के लिए प्यार होता है। भोलू और फुलवा दोनों अपने बाग में जाते हैं और वहां आम के पेड़ कटे पड़े थे। फुलवा सभी पेड़ों को भोलू की मदद से एक साइड में लगा रही थी। तब उसे एक पेड़ पर एक आम का फल दिखाई दिया। वह उसे तोड़ देती है। बस यही एक आम बचा है, बाकी सब वह ले गया जिसने पेट काटे थे। बहुत मुश्किल की घड़ी है। अगर अब आम के पौधे लगाएंगे तो 2-3 साल में फल लगेंगे। 2-3 सालों में हम क्या करेंगे? हे प्रभु, हमारी मदद करो। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप कुछ भी गलत नहीं कर सकते। फुलवा और भोलू दोनों नए पौधे लगाएंगे। ऐसा सोचकर दोनों घर आ जाते हैं। फुलवा के हाथ में छोटा सा आम का फल था। पूरा दिन ऐसे ही उदासी में निकल जाता है और सब खाना खाकर सो जाते हैं। और तभी रात के 1 बजे भोलू की आंख खुलती है। मुझे लगता है कि रसोई में कोई है। हाँ जी, आप ठीक बोल रहे हो। मुझे भी लग रहा है कि रसोई में कोई है। देखो तो कितनी रोशनी है। वहां चलो, चलकर देखते हैं। दोनों दबे पांव से रसोई की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि वहां वह आम का फल एक तरफ पड़ा था और वहां छोटे छोटे कई बहुत प्यारे बोने रसोई की सलेब पर घूम रहे थे। उन्हें देखकर फुलवा और भोलू जैसे ही रसोई में जाते हैं तो वह आम के अंदर छुपने के लिए भागते हैं। तभी भोलू उसमें से एक को पकड़ लेता है। कौन हो तुम? हम सब तुम्हारे आम के बाग में ही रहते हैं और यह आम हमारा घर था। और जब किसी ने पेड़ काटे तो हमने किसी तरह अपने आप को छुपा लिया। हम और कोई जगह अच्छी जगह देखने वाले थे कि तुम दोनों हमें घर ले आए। हम सब जादुई बोने हैं। रसोई में रखे हुए खाने से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, इसलिए हम सब ने वह सारा खाना खा लिया। और खाना खाकर जो हमें तृप्ति हुई है, उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तुम क्या दोगे भाई हमें? भगवान ने तो मुझसे मेरे आम के पेड़ भी ले लिए, जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी। अरे परेशान मत हो, यह लो तुम्हारे आम के पेड़ के बीज, और इसे जाकर अपने खेत में उगा दो। यह जादुई आम के बीज हैं। एक ही रात में तुम्हारे बाग में बहुत सुनहरे आम के पेड़ उगे मिलेंगे और सुबह तक आम भी आ जाएंगे। वह जादुई आम के पेड़ होंगे और उन पेड़ों को कोई काट भी नहीं सकेगा, और जो भी यह कोशिश करेगा उसे फिर पछताना पड़ेगा। मैंने कहा था ना, भगवान पर भरोसा रखो। भगवान हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। बहन, तुम खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाती हो। बहुत सालों बाद हमने इंसानों के हाथ का खाना खाया है। भगवान तुम दोनों को कभी निराश नहीं होने देगा, और आपसे प्रार्थना है कि यह आम का फल वापस उसी बाग में ही रख दो। हम वहीं रहते हैं और हमें वही अच्छा लगता है। सारे बोने आम के अंदर जाकर छुप जाते हैं। फिर फुलवा और भोलू उस आम को लेकर खेत में जाते हैं और बोनों के द्वारा दिए हुए बीजों को उगा देते हैं, और उसके बाद वे दोनों जाकर सो जाते हैं। वह फुलवा और भोलू अपने बाग में जाते हैं तो देखते हैं कि बोनों का कहाँ सच हुआ। आम के पेड़ वैसे ही खड़े हुए थे और उन पर बहुत सारे आम आए हुए थे। यह देखकर वह दोनों बहुत खुश होते हैं और पेड़ से आमों को तोड़कर घर ले आते हैं। यह बात भोलू के माता पिता को पता चलती है तो वह भी बड़े खुश होते हैं। फुलवा सारे आम रेहड़ी पर रखकर बेचने के लिए चलती है। तभी रास्ते में रज्जो फुलवा को देखती है। अरे, मैंने तो उसके सारे आम के पेड़ काट दिए थे। फिर यह कहाँ से आम लेकर आई है? अभी देखती हूँ जाकर।
फिर वह फुलवा के बाग के पास जाकर देखती है कि आम के पेड़ वैसे ही आम से लदे हुए खड़े थे। वह जल्दी जल्दी पेड़ काटने लगती है कि तभी उसे अपने पैरों के पास कुछ रेंगता हुआ दिखाई देता है। वह गौर से देखती है तो उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वहां सांप ही सांप थे। जैसे ही वहां से भागने लगती है तभी एक बड़े से पत्थर से टकरा जाती है और उसका पैर टूट जाता है। पूरी रात इसी तरह दर्द के मारे कराहती रहती है। अगली सुबह जब फुलवा अपने बाग से आम लेने आती है तो रज्जू को वहां दर्द में तड़पती हुई देखकर हैरान रह जाती है। मुझे माफ कर दो फुलवा, मैंने तेरे आम के पेड़ काटे थे और आम चुरा लिए थे और मुझे उसकी सजा भी मिल गई है। यह रात मेरे लिए बड़ी भयानक थी। मेरे आसपास सांप थे और मेरे पैर की हड्डी भी टूट गई। मैं तो तुझे अपनी दोस्त समझती थी और तुमने मेरे साथ ऐसा किया जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद ही उसमें गिरता है, और तुम्हारे साथ भी वही हुआ। लेकिन फुलवा अपनी सहेली को ऐसे नहीं छोड़ती। वह उसे ले जाकर अस्पताल में एडमिट करा देती है और उसके बाद फुलवा और भोलू खुशी खुशी जीवन बिताते हैं।